मिनिमाइजेशन, ये प्रॉब्लम है डाइट का, डाइट प्रॉब्लम। और डाइट प्रॉब्लम ऐसी है जैसे मिनिमम कॉस्ट, आपने एक डाइट प्लान करनी और उसमें कुछ कंपोजिशन है डाइट की, फाइबर इतनी होनी चाहिए, प्रोटीन इतनी होनी चाहिए, इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए अगर डॉक्टर ने कुछ सजेस्ट किया है कि इस डाइट में इतने % फाइबर और प्रोटीन होनी चाहिए, उसके हिसाब से एक डाइट प्लान है और ऑब्जेक्टिव क्या है, अब यानी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्यों बनेगा? वो ऑब्जेक्टिव ये है कि ये डाइट की जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए। जाहिर है परचेज करनी है वो चीज़ें जिसमें प्रोटीन और फाइबर की खास क्वांटिटी होनी चाहिए, तो जो क्वांटिटी मेंटेन करनी है वो कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगी और ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मिनिमम कॉस्ट। और जो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉब्लम लिया था वो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम था, उसमें कोई प्रोडक्ट बना रहे थे और वो सेल करनी थी और उसमें ऑब्जेक्टिव था टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। तो उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैंने कहा आपके ऑपरेशन सर्च में दो ही ऑब्जेक्टिव्स चलेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। और जिस क्लास से ये सब्जेक्ट जिस क्लास को एड्रेस करेगा वो है ऑप्टिमाइजेशन कैटेगरी। जो भी प्रॉब्लम होगा ऑप्टिमाइजेशन, उसको हम किस टेक्निक से करेंगे, आपको टर्म्स का पता होना चाहिए। प्रॉब्लम मैंने देखा इसकी क्लास क्या है, मैंने गेस किया ये ऑप्टिमाइजेशन है, क्यों? इसमें मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जेक्टिव है। फिर मैंने देखना है कि क्या ये कैंडिडेट, ऑप्टिमाइजेशन तो आ गया, फिर देखना है कि इसको किस टेक्निक से सॉल्व किया जाए। वो टेक्निक क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग। आपको टर्म्स का पता होना चाहिए, ये नहीं कि सॉल्व करना आता हो, तो टर्म्स का, तो आप इसको लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक से, और जो ग्राफिकल मेथड है ये लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक ही है कि प्रॉब्लम को सॉल्व। और आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वो ब्रूट फोर्स, एक टेक्निक ब्रूट फोर्स भी होती है सॉल्व करने की, तो ब्रूट फोर्स से इनफाइनाइट उसके सॉल्यूशंस थे, तो वो तो लाइफ टाइम भी उसके लिए इनसफिशिएंट है कि जी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो इसलिए हम उसको लीनियर प्रोग्रामिंग में उसका एलपी मॉडल बनाया। और मैंने कहा है कि अभी हमने एक सीक्वेंस को चेंज किया हुआ है, एलपी मॉडल बनाना मैं आपको अभी सिखाना है। तो अभी ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड एलपी मॉडल मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये डाइट प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम डिस्कशन बाद में कर लें। ये एक मॉडल है जो कि डाइट से रिलेटेड है, तो हम अभी ये नहीं देख रहे कि इसमें डाइट क्या है, फाइबर, प्रोटीन, वो क्या, हमारे सामने एक मैथमेटिक्स है। तो अभी हम इसको मैथमेटिक्स लेंगे और दूसरा जो स्टेप था वो था इसको सॉल्व करना, तो सिर्फ सॉल्व करने की तरफ आ रहे हैं। तो जो न्यू कमर्स हैं, मैंने बताया था कि सबसे पहले ये मैथमेटिक्स बनाई जाएगी, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी हमारे सामने, सबसे पहले उसको इस मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है, इसको कहते हैं मैथमेटिकल मॉडल बनाना या एलपी मॉडल कंस्ट्रक्ट करना। तो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन होगी, ये स्टेप 1, और स्टेप 2 क्या है, इसको सॉल्व करना। तो दो स्टेप्स हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के। तो लीनियर प्रोग्रामिंग से अगर हमने तो मैंने अज्यूम किया हुआ है कि ये ऑलरेडी बिल्ट इन हमारे पास एक मॉडल है, या ऑलरेडी ये कंस्ट्रक्ट हुआ मॉडल है, तो सेकंड स्टेप पे हम कर रहे हैं। बाद में इसी मॉडल को मैं कंस्ट्रक्ट करना बताऊंगा, ये मैथमेटिक्स कैसे बने। सिर्फ कॉन्फिडेंस, ये सीक्वेंस इसलिए चेंज की है, ये मैथमेटिक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो मैंने कहा फर्स्ट 2 वीक तो आपके ऐसे हो कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि जी ये चीज़ें आसान हैं, समझ में आ रही हैं, तो इसलिए मैंने ये सीक्वेंस चेंज किया ताकि स्टार्ट हमारा इतना डिफिकल्ट ना हो। मॉडल कंस्ट्रक्शन भी इस लेवल पे डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली इससे वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, अदरवाइज डिफिकल्ट नहीं। तो मॉडल आपके सामने है, तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है लीनियर प्रोग्रामिंग की किसी टेक्निक से। ये 2 वेरिएबल प्रॉब्लम है, 2 वेरिएबल हैं, इनको हमने फाइंड आउट करना है, इनकी वैल्यूज, उसी सोल्यूशन हमने कहा था, और टेक्निक यूज करेंगे ग्राफिकल मेथड। और बता दूं ग्राफिकल मेथड आगे जाके जो रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग करते हैं तो ग्राफिकल मेथड सूटेबल मेथड नहीं है। क्यों? ग्राफिकल मेथड सिर्फ 2 वेरिएबल तक ही चलता है। आप खुद ही अंदाजा करें, ये 2 वेरिएबल है तो आपकी स्पेस क्या, डायमेंशंस क्या होंगी 2D ग्राफ के ऊपर, और अगर 3 वेरिएबल हो तो 3 डायमेंशंस में ड्राइंग करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर 4 वेरिएबल हो तो फिर तो वैसे ही 3 वेरिएबल इवन कंट्रोल हो जाता है। वो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया था फाइनल पेपर में, मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि हाँ ग्राफिकल मेथड की इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा इसको स्टार्ट करने से पहले। तो मैंने बिल्कुल एक जो आपकी प्रीवियस क्लास थी टोटली डिफरेंट क्वेश्चन दिया, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड,
तो किया क्या था कि मुझे ना मैं एक ग्रुप में ऐड हूँ ऑपरेशन रिसर्च की, शायद किसी इंडियन ने बनाया हुआ है या किसी मलेशियन साइड से है, मुझे पता नहीं उसका एडमिन कौन है। उसमें एक ने ना क्वेश्चन किया हुआ था, 3 वेरिएबल प्रॉब्लम दिया हुआ था और कहा था कि कोई मेरी हेल्प करेगा कि इसको 2 वेरिएबल, इसको ग्राफ से कर सकते हैं। तो एक दफा तो जो ऑपरेशन रिसर्च के लोग होते हैं उस सोच में बढ़ जाते हैं कि 2D वेरिएबल ग्राफ से करना, 2 वेरिएबल तक तो ग्राफ से हो जाता है, 3 वेरिएबल प्रॉब्लम है। तो उसने कहा एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि मैं पढ़ा रहा था, लेकिन मैं एक दफा सोच में बढ़ गया कि इसका आंसर किया जा सकता है या नहीं। तो पहले मैं उसको आंसर करने लगा कि इसकी 3D शेप बनाई जा सकती है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, लेकिन 3D शेप में कॉर्नर्स भी नजर आ सकते हैं आपको ग्राफ के अंदर, तो आप कर सकते हो। तो थोड़ी देर के लिए मैंने पॉज लिया, मैंने कहा इसको किसी डिफरेंट एंगल से देख लिया। तो जब मैंने डिफरेंट एंगल से देखा तो उसी टाइम पे मेरे माइंड में सोल्यूशन आया, और फिर मैंने उस जिसने भी वो क्वेश्चन किया था उसको पोस्ट किया कि इसका ये आंसर है और ये 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो सकता है, वो प्रॉब्लम 2 वेरिएबल में कन्वर्ट। उसको आंसर देने के लिए जो मैंने थोड़ा सा माइंड ग्राइंड किया और उसको आंसर किया, तो मेरा फाइनल पेपर का एक क्वेश्चन बन गया। मैंने यही क्वेश्चन स्टूडेंट को दे दिया। क्यों? वो चीजें मैंने क्लास में करवाई हुई थी, वो जो स्कीम मैंने उधर आंसर की ना, वो जो एक इनडायरेक्ट वे बताया मैंने उनको, वो मैंने क्लास में बताया हुआ था। तो कि 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल किया जा सकता है। तो मैंने क्वेश्चन किया, और जैसे आपको पता है स्टूडेंट्स अनसीन क्वेश्चन और घर पे बैठ के पेपर कर रहे हो तो नेट पे सोल्यूशन ही ढूंढेंगे। सब ने 3D शेप के साथ बना के आंसर किया और एज इट इज कॉपी जो नेट से लिया हुआ। तो फिर जो अच्छे स्टूडेंट्स थे, मैंने वाइवा टाइम में उन्हें बताया देखो ये कितना सिंपल था। मैंने वो डायरेक्शन दिखाई, तो जो अच्छे स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत इंजॉय किया और उन्होंने कहा कि सर पूरे पेपर में या जितने इस सेमेस्टर में पेपर हुए ये एक अच्छा क्वेश्चन, यानी उन्होंने इस क्वेश्चन को पसंद किया। दूसरे स्टूडेंट्स तो माइंड करते हैं कि ये क्या बात हुई, हमें कह दिया कि जरा डिफरेंट डायरेक्शन में सोचो। लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स थे, A ग्रेड लेने वाले, उन्होंने कहा कि सर ये पूरे सेमेस्टर में हमें अगर एक क्वेश्चन पसंद आया तो ये क्वेश्चन पसंद है। और वो बड़ा शॉर्ट मेथड था, माइंड में क्लिक करने की देर थी, शॉर्ट मेथड। तो कहने का मतलब अभी मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि 2 वेरिएबल तक ये सूटेबल है आपका ग्राफिकल मेथड। जब 2 से 3 वेरिएबल होंगे, 4 वेरिएबल होंगे, तो ये स्कोप में, कंट्रोल में नहीं आएगा। अब आप रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं? 100 वेरिएबल प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब 100 वेरिएबल मींस 100 डायमेंशंस हो सकती हैं, कोई कंट्रोल कर सकता है। 4 पे ही आप कंट्रोल लूज कर जाओगे। तो इसका एक आगे नेक्स्ट स्टेप है, जो इसकी लिमिटेशन है उसको नेक्स्ट कवर किया गया है, और वो है अलजेब्राइक मेथड, यानी इस ग्राफिकल मेथड का आगे इंप्रूव्ड वर्जन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर वो अलजेब्राइक क्या करता है, वो 2 वेरिएबल क्या, जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उसको एड्रेस कर सकता है। तो फिर एक क्वेश्चन माइंड में आता है, जब वो 2 वेरिएबल भी कर सकता है और मोर देन 2 भी कर सकता है, तो हम ग्राफिकल मेथड क्यों सीख रहे हैं? तो हमारे पास तो एक स्टैंडर्ड मेथड आ गया। इसका क्वेश्चन ये है कि वो जो अलजेब्राइक मेथड है उसको फुली अंडरस्टैंड करने के लिए ग्राफिकल मेथड ही बेस लाइन प्रोवाइड कर रहा है। उस मैथमेटिक्स में आपको चीजें नजर नहीं आएंगी, जहां पे आपको इश्यूज आएंगे उसको अंडरस्टैंड करने में मैं इस ग्राफिकल मेथड की हेल्प लूंगा, सामने रखूंगा, और विजुअलाइज इधर से किया करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ग्राफिकल मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी अगर आपको ग्राफिकल मेथड नहीं आता, अब अलजेब्राइक मेथड सीख ही नहीं सकते। तो 2 वेरिएबल प्रॉब्लम हो फिर भी आप अलजेब्राइक यूज कर सकते हो, मोर देन 2 हो फिर भी आप यूज कर सकते हो, और आपके पास चॉइस है कि 2 वेरिएबल तक तो आप ग्राफिकल मेथड लगा सकते हो। तो ये थोड़ी सी समरी थी, आपको बता दी। तो हम ये 2 और 3 लेक्चर्स में अलजेब्राइक मेथड में एंटर हो जाएंगे। एक क्विज लूंगा इसका, उसके बाद हम अलजेब्राइक, और फिर थ्रू आउट पूरे सेमेस्टर में वो अलजेब्राइक मेथड ही चलेगा। हाँ, आप देखोगे जहां पे भी अलजेब्राइक मेथड में कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही होगी, मुझे यही ग्राफिकल मेथड और प्रोटोटाइप एग्जांपल, वो जो लास्ट एग्जांपल लास्ट लेक्चर में थी, वो एग्जांपल को साथ लेके जाएंगे। और जब मैं आपको वो एग्जांपल दिखाऊंगा तो आप कंफर्टेबल फील करोगे कि अगर ये ग्राफ ना होता तो हमें चीज समझ ना आती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी चीज ग्राफ से हम सारी पिक्चर्स को विजुअलाइज, इवन जब आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप इस चीज को, टेक्निक को समझना शुरू हो जाओगे, मैं ग्राफ के अंदर वो सारे डिसीजन जो OR टीम या मैनेजमेंट ले रही होती है पेपर में बैठ के ग्राफ के सामने, अपनी प्रॉफिट को, अपने
फॉर्मूलाज को, जो वेरिएशंस को कंट्रोल कर रही होगी ग्राफ के ऊपर, वो सारी चीजें विजुलाइज भी हो सकती हैं, ग्राफ के ऊपर स्कीम भी बन सकती है। तो इसलिए मेरा फोकस ज्यादा इसके ऊपर है कि हर स्टूडेंट को ग्राफिकल मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि जो डिसीजंस हैं वो आपने ग्राफ के ऊपर ले सकते हैं, ग्राफ के ऊपर, ये इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्टार्ट लेते हैं, आपसे पूछते हैं, अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो एक ग्राफ पेपर चाहिए और एज्यूम कर लेते हैं ग्राफ पेपर है, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? ठहरे, जो टेक्निकल वर्ड यूज करेगा उसकी तरफ आऊंगा। कंस्ट्रेंट्स क्या करना है? टेक्निकल वर्ड कंस्ट्रेंट्स क्या करना है? कंस्ट्रेंट्स आप कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करना है, कंस्ट्रेंट को प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, और कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू दोनों है, इक्वल को प्लॉट करेंगे वो सॉल्यूशन मिलेगा, फिर लेस देन का एरिया वो एरिया होगा, क्योंकि लेस देन इनइक्वालिटी आपको पता है इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं। तो इक्वल और लेस देन ये एरिया मिलेगा, दूसरी कंस्ट्रेंट लेंगे इक्वल की कंस्ट्रेंट, कॉमन एरिया, और ऐसे करते हुए ये 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, 3 की 3 सेटिस्फाई होनी चाहिए। और दूसरी सबसे पहली बात, अगर मैं आज ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने दे देता, तो सबसे पहला प्रॉब्लम आपका ये आना था कि आपने स्केलिंग, वैसे पहले आपने ग्राफ बनाया हुआ है कभी लाइफ में? सब स्टूडेंट हैं ग्राफ पे, तो आपको पता होगा सबसे पहले स्केलिंग प्रॉब्लम होता है कि आपने स्केल क्या करना है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो कैसे डिसाइड करते होते हैं स्केल? जब तक सारी वैल्यूज एक्सप्लोर ना करने, आप देखते हो आई थिंक 10th क्लास में या किसी में मैंने देखा था कि आपने एक टेबल बनाते हो, ये x इनपुट और f ऑफ x y, तो ऐसे एक टेबल पूरा बना लेते हो कि जी कुछ सेट तो हो ना हमारा जो हम जिसको प्लॉट कर सके, और जब सेट बना लेते हो फिर स्केलिंग का आता है कि x एक्सिस पे आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम क्या है, राइट? और फिर उसका वो f ऑफ x यानी y एक्सिस पे आपकी मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, और फिर उसको डिवाइड कर लेते हो। फर्ज करें ग्राफ अगर 6 स्टेप्स का है, तो आप मिनिमम और जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है उसको 6 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हो, ऐसी है ना? तो इसलिए ये चीज तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, जब गो थ्रू करवा रहा हूं कि जब तक आप सारा सेट नहीं बनाओगे तो उस वक्त तक आपको स्केलिंग का नहीं पता चलेगा कि एक्स एक्सिस पे क्या लेना है और वाई एक्सिस पे। इसको मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, और अभी क्योंकि मैं सारा सेट पहले इसमें कैलकुलेट नहीं कर रहा, आपने मेरी स्कीम देखी होगी, मैं एक कंस्ट्रेंट को लेता हूँ, पहले एक लाइन प्लॉट कर देता हूँ, दूसरी को फिर लेता हूँ। हालांकि होना चाहिए आप एक लें इक्वालिटी को और x1 और x2 के पॉइंट्स गेस कर लें कौन से बनते हैं उस लाइन के, फिर दूसरी कंस्ट्रेंट को ले लें, उसका पॉइंट्स बना लें, फिर सारे पॉइंट्स बनाने, प्लॉट ना करें, सारे पॉइंट्स बनाने के बाद गेस हो जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम x2 x1 की वैल्यूज क्या आ रही हैं, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। स्टेप्स मैंने 6 लिए हुए थे इसमें, तो 6 स्टेप, कोई इश्यू तो नहीं इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि जब तक आप सारी चीजें, यानी आपने इसमें 3 लाइंस ड्रॉ करनी है आपने, तो 3 की 3 हर लाइन के 2 पॉइंट्स तो आप निकालते हो ना लाइन ड्रॉ करने के लिए, दोनों पॉइंट्स ले लो, दूसरी कंस्ट्रेंट के भी दोनों पॉइंट्स कैलकुलेट कर लो, तीसरी के भी कर लो, प्लॉट ना करो। जब ये पॉइंट्स ले लोगे तो उन सारे सेट ऑफ पॉइंट्स में x1 की 3 वैल्यूज होंगी और x2 की 3 वैल्यूज होंगी, तो उनमें से आपको मिनिमम और मैक्सिमम और उसके स्टेप्स आप देख सकते हो। फॉलो कर रहे हैं पॉइंट ना आप? तो अभी हम सीक्वेंस में देखते हैं, तो वो स्केलिंग, अभी ये जो नए स्टूडेंट्स हैं, एलपी मॉडल के 2 पार्ट्स होते हैं। आपने एक मिन वर्ड आपको नजर आ रहा है, सिंगल लाइन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाते हैं, और एक ऑब्जेक्टिव के अलावा जो दूसरा पूरा सेट है उसको हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, उसमें आपको इनइक्वालिटीज नजर आ रही हैं, ये कंस्ट्रेंट्स हैं। इट मींस जब भी आपने किसी एलपी मॉडल को देखना होगा उसका यही एक स्ट्रक्चर होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एसोसिएटेड विद सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स या एसोसिएटेड विद कंस्ट्रेंट सेट। अब प्लॉट करना है, प्लॉट करने के लिए सिर्फ कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करना होता है, जी को तो हमने एंड पे जाके देखना है, ऐसे करते थे। कंस्ट्रेंट लिस्टिंग है, जी 2 वर्जन लेंगे इसके, ग्रेटर देन इक्वल टू 800 है,
एक इक्वल कर लिया और एक ग्रेटर देन। आपने देखा फर्स्ट टाइम ग्रेटर देन वर्जन आया, प्रीवियस पे लेस देन वर्जन था, तो सबसे इक्वल लेंगे, क्या करेंगे, x1 को 0 पुट करें, x2 आपको मिल जाएगा। और दूसरा मैंने कहा था ये इजीएस्ट मेथड है, जरूरी नहीं आप ये जो आपके पास मैंने इसमें स्केलिंग दी है 500, 1050, 500 का पैच लिया हुआ है, मैंने वो पहले बता दिया। आप कैसे गेस करोगे, जब सारी वैल्यूज आ जाएंगी तो मैं दिखाऊंगा कि इसलिए ये स्केलिंग की हुई है, सारा सेट आ जाएगा। तो मैंने कहा था कि अगर x1 0 लेते हो तो x2 आ जाएगा, जरूरी नहीं है, आप कोई भी पॉइंट अगर x1 लेते हो तो आपको उस लाइन का x2 आ जाएगा, आप उसकी हाइट ले लें, बस करें ये पॉइंट एकदम, तो जो x2 कैलकुलेट होगा वो डिफरेंट आएगा, वही हाइट ले लूंगा, पॉइंट लिया जा सकता है। लेकिन इजीएस्ट वे क्या है कि आप x1 को 0 ले लें, राइट। ये आपके पास आ गया x1 0, x2 800। आई थिंक ये x1 0 है, x1 0 पर हाइट क्या बनेगी 800, ये 500 का पैच उस हिसाब से ये पॉइंट बना, वो देख लीजिएगा आप। स्मॉल बॉक्स कितने साइज का है, अब ग्राफ तो नहीं मैं सिखा रहा हूँ, ग्राफिकल मेथड सिखा रहा हूँ, तो ये चीजें थोड़ी सी आप देखें। 500 से 1000 500 का बैच है, तो एक 10 है, 50 का बनेगा आई थिंक स्मॉल स्केल, ये 10 11 है ना, तो 50 का बनेगा। तो मैं बता ही देता हूँ, चलो 800, ये 500, जो ऑनलाइन है उनके लिए भी पॉइंटर से उनको नजर आएगा, ये 500, 1 2, ये 600, 1 2, 700, 1 2, तो 50-50 के दो पैचेस 100, 800 बन जाएगा, ठीक है, नो इशू। दूसरा पॉइंट हमने लेना है, x2 0 पुट करेंगे और x1 क्या मिलेगा 800, ये आपका इधर प्लॉट हो गया। इसको आप लाइन ऐसे प्लॉट कर, कोई इशू तो नहीं। अब नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर देन एरिया, और हमने देखना है आपकी पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो सोल्यूशन स्पेस, ये जो न्यू स्टूडेंट्स हैं इक्वालिटी हमने मेंटेन कर ली। अब जो ग्रेटर देन वाली ये वाली ऑप्शन है ना ग्रेटर देन, इसके लिए दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या इस लाइन के इस पोर्शन में ये स्पेस होगी सोल्यूशन स्पेस, या बिलो द लाइन। और हम लाइन क्योंकि इन्फिनिटी तक इधर भी जा रही है इधर भी, वो नेगेटिव क्वाड्रेंट को भी टच कर रही है, लेकिन हमारी एक कंस्ट्रेंट होती है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो इट मींस आप पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही आपकी सोल्यूशन स्पेस है। क्यों, उस कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई करवाना है साइमल्टेनियसली, जिसको मैंने इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट वो लास्ट पे लिखी हुई थी, उसको भी मेंटेन करवाना है। तो समझ लें कि आप उसको मेंटेन बाय डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो आपके पास पहले उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि वो किस डायरेक्शन में होगी। ये आपकी ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट लिया सेकंड वर्जन, और 0 0 हम पुट करते होते हैं। 0 0 मीन्स कि मुझे ये ओरिजिन मिल जाता है कि जी ये बिलो द लाइन है, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो सोल्यूशन स्पेस इस एंड पे है, और अगर नहीं कर रहा तो सोल्यूशन स्पेस इधर है। तो इसलिए मैंने अगर 0 0 लेता हूं तो ये सेटिस्फाई हो रही है या सेटिस्फाई नहीं है, इट मींस ये सोल्यूशन स्पेस नहीं, ये सारी की सारी सोल्यूशन स्पेस, ये डायरेक्शन होगी और ये एरिया बनेगा आपका। अब इसके अंदर ये सारे ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट को होल्ड कर रहे हैं, और ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो इक्वालिटी को होल्ड कर रहे हैं। मैंने लाइन की भी बात की थी इक्वालिटी को। नेक्स्ट चलते हैं, दो वर्जन लेंगे। अब इसमें इक्वल का वर्जन लें, बताएं क्या ये हमारा प्रीवियस मेथड हमें हेल्प करेगा, ये कैसे कैलकुलेट होगा। देखें इसमें राइट हैंड साइड 0 है, तो आपको जो प्रीवियस मेथड था, मेथड नहीं मैं कहूंगा, वो एक ट्रिक है कि 0 पुट करें दूसरा ऑटोमेटिकली मिल जाता है। अगर नहीं ऐसा वर्क करता तो आप x1 कोई और चीज ले लें। तो अभी मैं वही 0 लेता हूं, दूसरा भी 0 आ जाएगा। तो ये पॉइंट कौन सा बना, ओरिजिन,
दोबारा मैं अगर x2 0 लेता हूँ, कौन सा पॉइंट बनेगा? फिर ओरिजिन। तो हमें तो लाइन के लिए थोड़े से डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट मिलेगा तो लाइन ड्रॉ होगी, अदरवाइज इट मीन इसकी एक रेकग्निशन यहाँ से भी हो सकती थी। अगर ये राइट हैंड साइड 0 हो तो ये लाइन ओरिजिन से ही पास हो। एक मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टी क्या वैसी नजर आ रहा है कि अगर आपकी इक्वालिटी की राइट हैंड साइड 0 हो तो वो लाइन ओरिजिन से पास होती है। तो एक पॉइंट तो उसका बन गया ओरिजिन। दूसरा पॉइंट क्या होगा? ये आपको खुद से x1 सपोज करना होगा और x2 कैलकुलेट करना होगा। वही जो मैंने अभी कहा था कि खुद से भी कर सकते हैं, तो यहां तो करना पड़ गया। फॉलो किया इस पॉइंट? तो आप जहां तक ये बात है कि वो क्या सपोज करना है, उसके लिए मैंने कहा था इस एरिया में कोई भी रीजनेबल x1 ले लें जो आप समझते हैं कि हो सकता है, उसका x2 उधर से निकल आएगा। अगर वो x2 इस रेंज से बाहर जाता है तो x1 थोड़ा सा और चेंज करके देख लो, ताकि रीजन के अंदर ही एक पॉइंट तो आ चुका है रीजन, दूसरा पॉइंट मिलेगा, हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो वो सपोज आपने हिट एंड ट्रायल से करना है। एक x1 लोगे, x2 जो देगा अगर वो ग्राफ के अंदर आया तो आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, अदरवाइज। तो मैंने इसमें सपोज किया हुआ है 500, ये 500 के पैचेस थे ना, तो मैंने x1 500 लिया और देखता हूँ कि ये जो लाइन है ये x2 क्या ऊपर से मिलती है। 500 कैलकुलेशन तो हो जाएंगी। जस्ट थोड़ा सा देखने के लिए पॉज लूंगा मैं, अदरवाइज कैलकुलेशन बताने की जरूरत नहीं, मैथमेटिक्स है। तो ये देखें 500, ये 21 डिवाइड बाई 100 और ये 20 जिसके साथ कैंसल आउट, 21 मल्टीप्लाई बाई 5 105 और इधर जाके ये 0.3 x2 और x2 ये 0.3 इधर डिवाइड हो जाएगा और ये 10/3 स्टेप्स मैंने लिख दिए जो आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो x2 ये बॉर्डर पे आ रहा है, वैसे रीडेबल है ना, कोई इश्यू तो नहीं आता। तो बस आपने एक ही हर्डल थी कि आपने 500 सपोज किया है, 1000 भी सपोज कर सकते हैं, स्केलिंग आप बना चुके हैं। अगर स्केलिंग भी नहीं पता तो कोई भी रफ सा डेटा लेके तो ये पॉइंट आप ले सकते हो। ज़्यादा ये होगा 3-4 अटेम्प्ट्स में नहीं होगा, और अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो सिंगल अटेम्प्ट में ही आप गेस कर लो। तो ये पॉइंट आपको मिला, तो इसमें इसको कहेंगे आपने सपोज किया था x1 500 और x2 क्या है 350। तो 500 350 मींस 100 200 दो के पैचेस। किधर ये वाला? 21 मल्टीप्लाई बाई 5, ये मल्टीप्लीकेशन है। आपको पॉइंट लग रहा है? ये देखें 0.21 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाइड साइन है। चलिए मैं स्टार करके अपलोड कर दूंगा, वो कंफ्यूजन हो रही है। हो गया क्लियर पॉइंट? ये आपका ये पॉइंट बना, 2 पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं, ओरिजिन भी है और ये भी है। आप इसको ड्रॉ कर सकते हो और ओरिजिन से पास कर रही है तो सेकंड आप उसी तरह दूसरी भी यही वाली कंस्ट्रेंट होगी। ये थर्ड सेकंड कौन सी है? कंस्ट्रेंट नंबर 3 थी मेरे ख्याल में। अच्छा सॉरी, हमने एरिया डिस्कस करना है कि एरिया अपवर्ड है या डाउनवर्ड, और अब हम एरिया में भी वही हर्डल आ गए। पहले ओरिजिन हमें हेल्प दे देता था, अब ओरिजिन तो उस लाइन के ऊपर ही रिजाइड कर रहा है। तो इट मींस हमें इस एरिया या इस एरिया में कोई और ऐसा रीजनेबल वैल्यू का पॉइंट लेके चेक किया जा सकता, क्योंकि ओरिजिन तो हमारा हेल्प नहीं कर रहा। तो उसमें मैंने जो 500 1000 जो पॉइंट लिया है वो ये लिया है 500 1000 ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट क्योंकि लाइन के इस साइड पे है, अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो उधर वाला, अदरवाइज डाउनवर्ड। ये मैंने x मार्क कर दिया कि ये पॉइंट है। देखें ये 500 और इस डायरेक्शन में 1000, तो ये पॉइंट बना 500, ये हाँ 1000, ये x वो मार्कर है। सिर्फ चेक करने
ये मैंने 500 लिया, ये मल्टीप्लाइड साइन है, इधर x2 1000 है, सिंप्लीफाई कर लें जी। होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है? इट मीन्स सेटिस्फाइड। आपकी सोल्यूशन स्पेस इस डायरेक्शन में होगी जिधर पॉइंट जो सेटिस्फाई हुआ है, ये शेडेड एरिया होगा और कॉमन लेना है, इट मीन्स ये स्किप हो जाएगा। ये जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए ये है कि हम जब ये एरिया जो सेकंड कंस्ट्रेंट का है ये वाला और जो प्रीवियस कंस्ट्रेंट के सॉल्यूशन से उनमें कॉमन एरिया लेना है। तो अभी आप देखें ये जो कंस्ट्रेंट है ये सिर्फ 1 वाली थी, 2 नहीं है, 2 का तो ये एरिया है, तो इट मीन्स ये भी नहीं हो सकता कॉमन एरिया, ये भी नहीं हो सकता। तो ये जो ग्रिड लाइंस हैं और ग्रीन वो जो स्काई ब्लू सा है ये कॉमन एरिया, ये हमारी सोल्यूशन स्पेस हो। कलर स्कीम ऐसी ली हुई है, थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले, तो यहां तक क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट आप थर्ड कंस्ट्रेंट लें, अब वो भी ये सेम वही वाली है कि ओरिजिन से पास होगी। एक पॉइंट तो ओरिजिन ले सकते हैं आप विदाउट कैलकुलेशन, ये ओरिजिन। दूसरा पॉइंट उसी तरह कि वो कोई भी सपोज कर ले, x1 500 लिया, ये सिंप्लीफिकेशन है, मैं जरा जंप कर रहा हूँ, इशू तो नहीं है ना, पूछ लेना चाहिए, जस्ट मल्टीप्लिकेशन है और स्टेप्स हैं, आप स्लाइड के अंदर देख भी सकते हैं, कैलकुलेटर के बगैर भी देखा जा सकता है, इसलिए मैंने हर स्टेप को इधर प्लेस किया। x2 500, तो आपने x1 ये देखें 500 सपोज किया था, x2 आपके क्या पास है 1500, तो इसको आप प्लॉट कर दें, एक ओरिजिन वाला पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट, ये बनेगा, ठहरे ये पॉइंट कहीं ऊपर बन गए, सॉरी ये बना था, पॉइंट आया नहीं इधर, 500 और 1500 यहाँ पॉइंट आना चाहिए, हाँ यही है, ठीक है, मुझे इधर से नजर नहीं आया, ये लाइन ड्रॉ हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप एरिया का है कि अबव द लाइन या बिलो द लाइन, और अभी भी हमारे पास ओरिजिन नहीं है, तो कोई और पॉइंट सपोज करोगे उस सेक्शन का, इधर का पॉइंट हाँ ये एरर गलती है, तो वो टाइपिंग मिस्टेक आप कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा था कि ये पॉइंट है, ये 500, ये स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है ये 500 और ये 1500 है, इधर ग्राफ में देखने 500 ये 1500, ये सिर्फ लिखने में कोई मिस्टेक है। अब हमने एरिया देखना है, एक एरिया तो हमें शेडेड मिल रहा है, दूसरा इस लाइन का ये वाला एरिया ये वाला, तो कोई भी एक पॉइंट सपोज करोगे और उस ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट के अंदर ग्रेटर देन वर्जन लेना है ना, तो उसके अंदर हम उसको चेक करोगे। ये आप लिया 500 और 1000, वही पॉइंट हमने लिया, ये पॉइंट ये है, और इस पॉइंट को देखना ये लाइन से इधर से इस साइड पे है, अगर ये सेटिस्फाई किया तो ये एरिया होगा, अदरवाइज ये होगा। तो इसको कैलकुलेशन में देखते हैं, 500 1000 ये मल्टीप्लिकेशन है, सिंप्लीफाई करने के बाद स्टेप वाइज 5 ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाइड, इट मींस आपका सॉल्यूशन स्पेस ये बनेगी, ये नहीं। और जब मैं सॉल्यूशन स्पेस कहता हूं तो इस लाइन की कंप्लीट पॉजिटिव क्वाड्रेंट का जो एरिया है, कॉमन एरिया हम फिर बाद में देखेंगे, और कॉमन एरिया जाहिर ये ग्रिड और जो शेडेड एरिया है, ये आपकी सॉल्यूशन स्पेस बन की वो सब चीजें निकल गई। दोबारा भी देख सकते हैं, ये मैं अब बता सकता हूं बारी बारी, ये जो सेक्शन है फर्स्ट 2 कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ये सॉल्यूशन फर्स्ट 2 कंस्ट्रेंट्स को साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, ये जस्ट थर्ड कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो अभी हमने चेक किया, ये भी थर्ड, ये भी थर्ड, और ये एरिया जो है ये आपका थर्ड इंक्लूडिंग प्रीवियस 2, तो ये कॉमन एरिया आ गया। अब आप कह सकते हो
आपने पूरी कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट कर दिया, इसके ऊपर आपको सॉल्यूशन स्पेस मिल गई। तो ये वो सारे पॉइंट्स इस ग्रीन में किसी के ऊपर भी आप फिंगर रखोगे तो वो पॉइंट तीनों कंस्ट्रेंट्स को इक्वालिटी और ग्रेटर देन लेस देन जो भी साइन है वो सबको सेटिस्फाई करेगा। अब इसमें से ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट। तो इसमें से क्या सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है? ऑप्टिमल। तो बता सकते हैं इस शेप में ऊपर तो अनबाउंडेड सा रीजन आ गया, कॉर्नर अगर ये क्लोज रीजन होता तो कॉर्नर्स मिल जाते, तो क्लोज रीजन नहीं है। इट मींस दो पॉसिबिलिटीज इधर से आती हैं। मैंने जी प्लॉट करने और जी को देखना है कि किस डायरेक्शन में मूव करता है, और जी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम हमने देखना है जी किस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, उस डायरेक्शन में इसको लेके जाना है। अगर वो जी इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है तो बताएं उसको मिनिमम आंसर मिलेगा? वो जब भी आगे, ये अनबाउंडेड सा रीजन मिल गया ना, जब भी आप ऊपर जाते जाएंगे नेक्स्ट मिनिमम आ जाएगा जी, और ऊपर जाएंगे नेक्स्ट मिनिमम, तो वो आपको मिनिमम मिलेगा ही नहीं क्योंकि इनफाइनाइट स्पेस रीजन है। तो इट मींस अगर इस तरह की, मैं ग्राफिकल मेथड करवाने के बाद आपको ये भी कहूंगा कि फर्ज करें इसका जी ऊपर, इसका तो जी नीचे आ रहा है, हमें मिल जाएगा सोल्यूशन। अगर जी ऊपर जाना शुरू हो गया तो आपका आंसर क्या होगा? मिनिमम ऑब्जेक्टिव है और जी डिक्रीज हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, तो आपका प्रॉब्लम स्पेशल केस में फॉल करेगा। और स्पेशल केस 4 है, उनमें से एक केस है कि ये अनबाउंडेड सोल्यूशन। अनबाउंडेड सोल्यूशन अगर आ जाए तो क्या करना चाहिए? हम मसलन वो ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेना है, उसने कोई फर्ज करिए डाइट प्रॉब्लम है, तो डाइट के लिए जो भी प्लानर है, जो ओआर टीम है, उसने सजेस्ट क्या किया? उसने आंसर तो वो दे पाएगी नहीं। क्यों? किसी भी सोल्यूशन को हम ऑप्टिमल नहीं कह सकते। जो सोल्यूशन लोगे उसकी जी जो आएगी थोड़ा उसका भी इंप्रूव्ड जी है, वो सोल्यूशन बेस्ट का बेस्ट सोल्यूशन आ जाएगा। फिर और उसको ऊपर जी को लेके जाए और बेस्ट आ जाएगा, आपको वो ऑप्टिमल नहीं मिलेगा। तो इट मींस आपका कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड है मींस आप इस प्रॉब्लम को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करें, तो ये फिजिबल नहीं है। अनबाउंडेड से आप अचीव नहीं कर सकेंगे अपना टारगेट। तो ये मॉडल में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई है, तो इसको डिस्कार्ड कर दें, दोबारा से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखें, उसको दोबारा से डिजाइन मैथमेटिकल मॉडल बनाएं, उसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा से होगी। आंसर नहीं दे पा रहा तो, लेकिन इस केस में आंसर मिलता है। तो जरा देखते हैं, जी प्लॉट करते हैं। जी प्लॉट करने के लिए जरा मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, अदरवाइज जी प्लॉट हो जाए। ये जी ले लिया, वही मैंने कहा शुरू में सपोज, अच्छा नहीं, पहले कॉर्नर पॉइंट्स को देख रहे। दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक ये है, इसको हम कहेंगे 200 600, यानी x1 200 और x2 600। इस पे z कितना आ रहा है? 600। दूसरा कॉर्नर पॉइंट कौन सा है? ये वाला। दो ही कॉर्नर पॉइंट्स हैं इस रीजन के, बाकी तो अनबाउंडेड रीजन है। ये पॉइंट्स में है, पॉइंट्स में इसकी z बन रही है 437.64, और आई थिंक अगर ये इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है तो यही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, अगर इस डायरेक्शन में। तो जरा जी को, वो जो मैंने कहा था ना प्लॉट करके भी आपने देखना है, तो उससे देखते हैं जी किस डायरेक्शन में जाता है। मैंने कहा था सपोज करना है, आपको पता है जी को प्लॉट करने के लिए वो जो जी वाली वैल्यू नहीं आएगी तो लाइन ड्रॉ नहीं होगी। तो मैंने कहा था जी कोई भी सपोज कर लें, अगर आपका कोई रीजनेबल पॉइंट रीजन में ना आया, 1200 मैंने लिए क्योंकि स्केलिंग 500 1000 1500 इतनी जा रही है, तो मैंने उसके अंदर ही एक जी को सपोज किया। तो अगर नहीं मिलेगा पॉइंट तो जी को थोड़ा सा कम ज्यादा किया जा सकता है, सपोज ही करना है आप। तो मैंने 1200 सपोज किया, और 1200 सपोज करके जो x1 है उसको भी मैंने खुद से सपोज किया। x1 मैंने लिया हुआ है, पहले तो मैंने 1200 सपोज कर लिया ना, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए जरूरी था। जब सपोज कर लिया तो फिर लाइन ड्रॉ करने के लिए वही मेथड है, x1 सपोज करो और x2 कैलकुलेट करो। तो मैंने x1 को 1000, ये गेस कैसे ले रहा हूं,
वो मुझे स्केलिंग से है कि 500 to 1500 तक ये है, तो गेस आप ले सकोगे, ज्यादा यही होगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। और टाइम नहीं लगेगा, मैथमेटिक्स है, पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और आप, नहीं टाइम नहीं लगता, टाइम सिर्फ ये फर्ज करें टाइम लगता भी है, 2 क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं कि टाइम ज्यादा लगता है। एग्जाम में इस तरह की मैथमेटिक्स नहीं आएगी जो 20 मिनट्स 30 मिनट्स में प्रॉब्लम सॉल्व होता है, डिफिकल्टी लेवल वो होगा। एक तो इशू आपके एग्जाम का होता है, वो खत्म हो गया। दूसरा इशू है कि अगर असाइनमेंट में या आपको क्वेश्चन दिया जाए और वो जरा टाइम ले, तो असाइनमेंट तो आपने 1 वीक तक जो भी टाइम फ्रेम होता है, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा उस प्रैक्टिस सेशन से गुजरे। दोनों आंसर मिल गए, और तो कोई नहीं एम्बिगुइटी। यही पूछना चाह रहे थे ना मैंने पहले, मैंने कहा सपोज करना है, और अगर आपका वो रीजन से बाहर या पॉजिटिव क्वाड्रेंट जो आपने स्केलिंग की उससे बाहर बनता है, तो अगला गेस तो आ जाएगा ना। फर्ज करें पहला गेस बहुत बाहर चला गया, तो दूसरा गेस, दूसरा भी अगर नहीं है तो तीसरे गेस पे आप आ ही जाएंगे रीजन के अंदर। हाँ, ये कि टाइम कंज्यूमिंग, कॉन्सेप्ट में कोई फॉल्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट में फॉल्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट या कोई और बेस्ट मेथड मुझे बता दें, मैं अपडेट कर लूंगा। कॉन्सेप्ट यही है, आपको टाइम कम लगता है ज्यादा लगता है, तो हम इस हिसाब से तो कॉन्सेप्ट नहीं बनते कि आपको टाइम कितना लग रहा है उस हिसाब से। तो कोई अच्छा मेथड आप सजेस्ट करें, हम सबको शेयर कर दें। नहीं, आप अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये देख लें। वो मैंने गेस्ट बता दिया कि अगर आप सपोज करके आपका जैसा यही होगा, गलत सपोज करेंगे ना, वो गलत सपोज नहीं करेंगे, वो पॉइंट पॉजिटिव रीजन से बाहर चला जाएगा, बस यही है। तो उसको हिट एंड ट्रायल से ले आएंगे नीचे, ठीक है, या कुछ सॉफ्टवेयर बना लें, वो आपको रीजन के अंदर ले आए, वो एक दफा टाइम लगेगा, 1 सेकंड में ही आंसर दे दे। तो कॉन्सेप्ट यही है। तो अभी आपने पता क्या देखना है, अभी आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, आप उधर ना जंप करें कि आपके साथ क्या होगा, आप क्या करोगे। अभी उसको थोड़ा सा, अभी देखो अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, और करना सपोज ही, और मैंने कहा गलत सपोज करने में आंसर भी कर रहा हूं कि आपने एक्चुअल वैल्यू तक का कैसे जाना है, हिट एंड ट्रायल से जाना है। क्लियर पॉइंट। तो मैंने x1 1000 कैलकुलेशंस हैं, देखने की जरूरत नहीं, ये सब चीजें हम 1200 z सपोज कर लिया पहले, फिर x1 सपोज करके x2 हमारे पास ये आया। हाँ, ये मैंने शुरू में भी कहा था कि आपका आंसर तो आ चुका हुआ है, लेकिन अभी मुझे ये बताएं, ये कौन, वो उस चीज का आंसर अभी वो ये भी पता चल चुका है। आप कैसे करोगे कि आपका क्वेश्चन यही कॉर्नर पॉइंट्स में ऊपर नहीं है, पहला पेरियड। इस मेथड को अगर आप अडॉप्ट करो, ये कौन डिसाइड करेगा कि इन्हीं 2 पॉइंट्स में अगर आपका आंसर उधर है, आपको जी का पता ही नहीं उसकी डायरेक्शन क्या है। देखिए, स्लोप का नहीं पता आपको जी का, उसके टिल्ट का, जब टिल्ट का नहीं पता और ये भी नहीं पता उसकी डिक्रीज किस डायरेक्शन में हो रही है, जब ये दोनों पॉइंट्स नहीं है, तो इधर बाउंडेड रीजन तक तो वो मेथड पहले वाला चल जाएगा, सारे कॉर्नर पॉइंट्स लें, एक उठा लें। लेकिन अनबाउंडेड रीजन में भी सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन यहां आप डिसाइड कैसे करोगे कि ये आपका सोल्यूशन है? क्यों? जब तक जी प्लॉट नहीं होगी आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो वो जो पेंडिंग क्वेश्चन था ना प्रीवियस लेक्चर में, कि जिस पहले मैंने कहा था कि जो ऑपरेशन सर टीम है वो डिसीजंस जी को प्लॉट करके लेती है, तो एक और सॉलिड रीजन मैंने बता दी कि जब तक आपको जी के ट्रेंड का नहीं पता चलेगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो इन दोनों में से कोई एक है, अनबाउंडेड डायरेक्शन में नहीं, जी कम किधर होता है उसकी डायरेक्शन का नहीं पता। क्लियर हो गया पॉइंट? तो इस तरह क्वेश्चन जो भी माइंड में आए क्वेश्चन जरूर करें ताकि उसको एड्रेस किया जाए, और स्टूडेंट जो क्वेश्चन नहीं करते उनको इधर से फायदा हो जाए कि वो क्वेश्चन शायद है, ये कोई मसला है नहीं कर रहे, लेकिन उनको हमारे इनके क्रॉस क्वेश्चन से मैंने जो आंसर किया उनको सबको पता चले। तो अभी देखें, ये पॉइंट मैंने बनाया, फिर रिपीट कर रहा हूं, जी आपने लेनी है। सबसे पहले क्या है, जी को सपोज करना होगा, फिर जब जी को सपोज कर लिया तो आपकी लाइन आ गई। अब तो वही प्रीवियस मेथड है, प्रीवियस मेथड को ओरिजिन को मैं साइड पे निकाल देता हूँ। प्रीवियस मेथड क्या है, x1 सपोज करो, x2 कैलकुलेट करो, और उस वक्त तक करते रहो जब तक पॉजिटिव ये एक रीजनेबल रीजन के अंदर भी पॉइंट ना मिल जाए, यही ऐड करूंगा। तो जब आपने 1200 सपोज कर लिया, x1 सपोज करें, x2 कैलकुलेट करें, एक पॉइंट आ जाएगा। फिर दूसरे के लिए भी आप अगेन जरूरी x2 सपोज करो, अगेन x1 कोई और सपोज करके उसका x2 कैलकुलेट कर सकते हो, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं।
ये पॉइंट फॉलो किया आपने? 2 पॉइंट्स लेने हैं। पहले मैं करता था x1 0, x2 कैलकुलेट करता था, फिर x2 0 और x1। तो जब मैं अदर देन 0 लेना है तो फिर तो मुझे x2 और x1 की टर्म की जरूरत नहीं है। x1 एक्सपोज करूंगा, x2 आ जाएगा 1 पॉइंट, अगेन x1 कोई दूसरा डिफरेंट लेके जो x2 आएगा वो दोनों पॉइंट्स, क्योंकि उसी लाइन के वो पॉइंट्स है ना, तो इसलिए ये गैस हो सकता है। कंफर्टेबल है ना आप? कोई इश्यू तो नहीं आता? सबको अंडरस्टैंडिंग हो रही है? तो अभी इधर सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बाकी आप अगर कोई क्वेश्चंस हैं वो भी जरूर करें, और अगर फिर भी कोई एम्बिगुइटीज हैं तो काउंसलिंग आवर्स, वीडियो लेक्चर्स, डिस्कशन, नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट 10 मिनट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, लेक्चर के लास्ट पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपके लिए एम्बिगुइटीज कोशिश करें क्लास के अंदर से रिजॉल्व, जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर फिर भी नहीं होती तो ऑफिस आवर्स में भी आप आ सकते हो। ये मैंने x1 1000 और x2 भी 1000 ही निकला, ये z से ले रहा हूं। जब मैंने z क्या सपोज किया 1200, दूसरा पॉइंट लेते हैं वही 1200 पे मैं, अच्छा इसमें मैं x2 सपोज कर रहा हूं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया x1 भी दोबारा से सपोज हो सकता है, ठीक है? तो मैं x2 ले रहा हूं 1200, फिर आप अपनी आपको कहना चाहिए ये 1200 क्यों लिया, मैं कहूंगा जो आपकी मर्जी आप वो ले लें, फिर भी आ सकता है। तो 1200, और ये सारी कैलकुलेशन को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, कह रहा हूँ ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है? जस्ट देखना ही है ना। तो मैंने की हुई, अगर मैंने गलती की होगी तो आप लेके ठीक हो ही जाएगा, वो जस्ट कैलकुलेशन का ही मसला होगा। इसमें मेरे पास क्या है डेटा, x1 400 और x2 1200, ये z 1200 के लिए ही है, ठीक है ना? अभी हमारी अटेम्प्ट z 1200 के लिए हो रही, जो एक लाइन प्लॉट कर रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट x1 400 और x2 ये देखें 1200, प्लॉट करें। ये z की डायरेक्शन, जब तक z प्लॉट नहीं होगी हमें पता नहीं चलेगा हमारे ये वाले कॉर्नर पॉइंट्स हैं या ऊपर कहीं सोल्यूशन पड़ा हुआ है। ये z का स्लोप है। और मैंने आपको कहा कि अगर मैं z की डायरेक्शन देखना चाहूं तो क्या करना होगा? नहीं, एक z प्लॉट हो गई है, अब मैंने डायरेक्शन देखनी है, डिक्रीज किस डायरेक्शन में हो रहा है, नेक्स्ट वर्किंग क्या होगी? z की कोई और वैल्यू। अब देखें, इसका मतलब स्टूडेंट्स ने अंडरस्टैंडिंग की हुई है। z की कोई और वैल्यू सपोज करो, और सेम वही मेथड, x1 सपोज करो, x2 निकालो 1 पॉइंट, अगेन x1 सपोज करो, x2 निकालो दूसरा पॉइंट, आपको z, और ये जो z मिलेगी ये इसके पैरेलल होगी। क्यों? z को 1200 से बाद में जब आप चेंज कर रहे हो उसका स्लोप चेंज नहीं हो रहा, और स्लोप की डिपेंडेंसी किस पे हो रही होती है? ये जो कोएफिशिएंट है x1 के साथ, ये तो मैं वही ले रहा हूं। तो मैं सिर्फ 1200 के बाद नया वर्जन ले रहा हूं, ये 900 कर रहा हूं। इट मींस ये उस लाइन के टिल्ट को चेंज करते हैं, मैथमेटिक्स ये कहती है। तो इसका मतलब है मैं नया जब लूंगा तो पैरेलल लाइन बनेगी। तो मैंने सपोज क्या किया 900, क्यों? मेरा प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है, तो मैंने z मिनिमम करके ही देखना है किस डायरेक्शन में है। तो 1200 से ऊपर नहीं जाना आपने, क्यों? आपका प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन का। तो z मिनिमम के लिए आप 1200 से नीचे 1000 ले लो, 9 कुछ भी ले लो। तो मैंने 900 सपोज की, ये सारी कैलकुलेशन है। x1 1000 सपोज किया, x2 निकला 666.66, इसको प्लॉट करेंगे, राइट? और दूसरा पॉइंट 900 पे लेना है, क्योंकि वही 900 वाली z कर रहे हैं, सिर्फ दूसरा पॉइंट चाहिए ताकि लाइन ड्रॉ हो। इट मींस यही 900 लेकिन x1 और x2 को सपोज डिफरेंट करके फॉलो करें। तो z को एक पॉइंट आ गया, दूसरा निकालना चाह रहे हैं, ये 900 ही रखा, और मैं x2 को 1200 ले रहा हूं। ये आप घर में जाके ना इसको जरा डिफरेंट वैल्यूज के साथ टेस्ट कीजिएगा। मैं 900 ले रहा हूं, आप कोई और ले लीजिएगा z, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये इस पॉइंट को अगर प्लॉट कर दें, कोई इश्यू नहीं, प्लॉट कर दें इसको। अब देखें ये पैरेलल लाइन है। मैंने कहा था z जो आपके पास है उसके x1 का जो कोएफिशिएंट है और जो x2 का कोएफिशिएंट है मैं उसको चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट z की वैल्यू को, वो जो इक्वालिटी के राइट हैंड साइड, इधर वो लेफ्ट हैंड साइड नजर आ रही है, उसको चेंज करूंगा तो पैरेलल डिस्टेंस आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। तो इट मींस ये z किधर डिक्रीज हो रही है? इस डायरेक्शन में। अब आपका ये जो दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो इस रेंज में आ गए हैं जिधर z डिक्रीज हो रही है, आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्लोज रीजन में वो
मूवमेंट है उसकी। अगर जी इधर डिक्रीज हो रही होती इस डायरेक्शन में, तो आपको फर्दर काम करने की जरूरत थी, आप सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख के आंसर कर देते अनबाउंडेड सोल्यूशन। सोल्यूशन होता है x1 और x2 की वैल्यूज, तो आपने x1 x2 की वैल्यूज देख के छोड़ना था ना कि ये सोल्यूशन है। तो वो जो भी आप स्पेयर दोगे अगर ऊपर ऑप्टिमल होता तो वो ऑप्टिमल नहीं है, उससे भी बेस्ट वर्जन और है क्योंकि डिक्रीजिंग फैक्टर ऊपर है। तो इसलिए वहां अनबाउंडेड सोल्यूशन देकर आंसर नहीं करना, ना ही आप ऑप्टिमल जी बता सकते हो, क्योंकि जो आप जी दोगे उससे भी बेस्ट जी ऊपर पड़ी होगी। इंफिनिटी है एक डायरेक्शन। फॉलो करें पॉइंट को। तो जैसे क्लोज रीजन आया मींस, तो बाकी मैं आपको दिखा देता हूं कि ये ड्रैग करते हुए कैसे पहुंचेंगे। एक और लाइन थोड़ी सी चेंज करके बनाए, ये देखें, ये पैरेलल। जब तक हम यहां पे थे ये रीजन बता रहा है, ये स्मॉल पोर्शन, ये नीचे लाइन के, ये बता रहा है कि अभी भी इतना और नीचे लेके आएंगे और अच्छी जी मिलेगी आपको, तो इट मींस ऑप्टिमल नहीं। तो ये रीजन बता रहा है और अभी भी इनफाइनाइट और सॉल्यूशंस हैं जिनकी जी इससे बेहतर है, इस लाइन से, यानी 900 से बेहतर है। अभी भी ये देखो स्मॉल पोर्शन कॉर्नर लाइन के नीचे है, इट मींस। और ये जो लाइन अभी मैंने लिया इसमें मैंने शायद वैल्यू नहीं लिखी कि ये 900 से लेस ही होगी, कहीं 600 500 राउंड अबाउट, तो लेकिन इससे भी बेस्ट जी है ये। यही आप देखें कॉर्नर टच करते हुए क्या रीजन है। इस कॉर्नर को तो जब इधर आए थे पता चला एक और कॉर्नर फर्दर आ गया इंप्रूवमेंट का, तो वो कॉर्नर तो कैंडिडेट नहीं हुआ। और ये हमेशा कहना कि हमेशा एक कॉर्नर को टच करेगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एक कॉर्नर को जी का खास एंगल है ना, क्योंकि वो एक कॉर्नर को टच करती है इट मींस आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक है। अदरवाइज वो हम स्पेशल केस बनेगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अगर लाइन नीचे चली जाए और कम जी मिल गई, ये सॉल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करता। क्यों? सॉल्यूशन की डेफिनेशन है वो शेडेड रीजन के अंदर पॉसिबल सॉल्यूशंस है। तो ऐसे तो कोई जी जितना मर्जी नीचे ले जाए तो आपका वही कॉर्नर बनेगा। तो स्केल रखें, स्लाइड करते हुए ऐसे चेक कर सकते। क्या स्केल के साथ आपको जब ये पता चल गया, स्केल रख लिया, ये देखिए पैरेलल आ रहा है, ये कॉर्नर उधर है, वो कॉर्नर के नीचे है, इस कॉर्नर की तरफ। अब पैरेलल है ना ये, इस डायरेक्शन में देखिए ये नीचे आ रहा है, मैं पैरेलल। हाँ, अगर आप ऐसे हो गए वो आपकी गलती का मार्जिन है। अगर पॉइंट्स बहुत दूर दूर है फिर तो गैस हो जाता है, बहुत पॉइंट क्लोज है उसका भी मैंने पाकिस्तानी मेथड बताया था आपको। तो दो जो कैंडिडेट्स होंगे उनको जी में पुट करके देख मिल गया। ये देखिए पैरेलल इधर से देखिए, कॉर्नर पे आना है, फर्स्ट ये कॉर्नर है, इस मतलब है वो कॉर्नर दूसरा नीचे पड़ा है और इससे बेहतर जी है क्योंकि जितना नीचे लेके आ रहे हैं जी इंप्रूव हो रहा है। ये कॉर्नर मैंने दो इस आपके क्वेश्चन को इस तरह से एड्रेस करता हूं। एक एग्जामिनेशन वाइज आप देख लें कि आपने उधर क्या करना है, एक आपने असाइनमेंट टाइम पे क्या करना है, और एक आप अगर ओआर टीम का पार्ट हो फिर क्या करना है। तीन क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट में। तो अगर क्लोज रीजन है आप कॉर्नर्स को पुट करके एक आंसर दे, ठीक है, तीनों का आंसर में। अगर असाइनमेंट में क्वेश्चन है तो आपके पास टाइम है कि आप लाइन ड्रॉ करें, दो तो ड्रॉ करनी होगी, डायरेक्शन देखनी है जी की, फिर उसके बाद स्केल को लें। स्केल में अगर आपको इतना टाइम होगा बड़े आराम से आप देख सकते हो कि मेरा स्केल छोटा, स्केल बड़ा ले लें। मैं प्रीवियस क्लास में वो 1 मीटर का स्केल लाके इधर ही ग्राफ बना के सिखाता था। हाँ, ये बड़ा ले लें, इसको स्लाइड करें, आपको पता चल जाएगा उन पॉइंट कौन सा पॉइंट है। नहीं, 2 जी प्लॉट करनी पड़ेंगी ताकि डायरेक्शन पता चले। फिर जो आप उसी स्केल उस डायरेक्शन में रख के नीचे लेके आना शुरू कर देंगे, डायरेक्शन का पता चल गया। और स्केल हिले ना, तो अगर पॉइंट डिफरेंस है, स्केल थोड़ा बहुत हिल भी जाता, अभी हिल भी जाएगा तो ये पॉइंट पहले आता है, ये बाद में आता है नीचे स्लाइड करने। तो जहां मैं कह रहा हूँ बहुत माइनर सा फर्क हो
तो दूसरा यही मेथड है ना कि आपको ये नहीं पता चल रहा स्केल हिला है या नहीं, वो 2 पॉइंट तो है, बाकी पॉइंट सारे निकल गए। उन 2 पॉइंट्स को जी में अलग अलग पुट करके देखने, जो उनमें से मिनिमम होगा वो सोल्यूशन है आपके। ठीक है, तो इस तरह। और अगर आप ओआर टीम का पार्ट है, थर्ड पॉइंट, तो इस तरह के काम ना लोग सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, खुद नहीं करते। सॉफ्टवेयर एक टाइम पे बना होगा जो स्लाइड, एक मिनट, जो स्लाइड करके ये देखो ना, मैं आपको कह रहा हूँ सॉफ्टवेयर इस तरह का होगा। ये देखिए, ये आपने जैसी की प्रेस की ना सोल्यूशन की, ये तो मैं की प्रेस करके नीचे लेके आ रहा हूँ ना, वो जी इस तरह से प्लॉट होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे आगे रुक जाएगी। तो सॉफ्टवेयर ने आपको आंसर एक दफा एफर्ट की हुई है टीम ने, उसने जस्ट सारी देनी है, उसने ग्राफ भी प्लॉट करना है, एंटर की करना है, तो जी ऐसे ऐसे करते करते उसने उधर आगे रुक जाना है, आपको आंसर मिल जाए। तो उसका सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। ठीक है, तीनों आंसर। एक मिनट, उधर से क्वेश्चन। दोबारा से बताइए। ओके, अच्छा, अगर तो कॉर्नर पॉइंट्स हैं और कोई क्लोज रीजन है, 100% कॉर्नर पॉइंट टच नहीं, 100% इसलिए नहीं कहें, कॉर्नर पॉइंट्स टच होगा या नहीं होगा। दूसरा केस है, वो आपको वो क्वेश्चन करना चाहिए था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन आएगा। इसमें तो अगर इस तरह का स्लोप है और कॉर्नर की ये शेप है, आपको नजर आ रहा है कॉर्नर टच करेगा। कोई और प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा आपने, देखा कॉर्नर टच किया, कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि कॉर्नर टच ना करे, ये मेरा क्वेश्चन आपसे, फिर मैं उसको आंसर करता हूं। नहीं, मसलन क्या आ सकता है वो माइंड में आके, ये जो रीजन है इसमें सर्कल नहीं है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, स्ट्रेट लाइंस, आपको आंसर मिलेंगे उसके। और कोई माइंड में क्वेश्चन जरूर करें ताकि एम्बिग्युइटीज लाइन आपस में इंटरसेक्ट ना करें। वो ऊपर रीजन है, अगर उधर जाते तो हम वैसे ही हाथ खड़े कर देने थे, आंसर ही नहीं है। अगर वो अनबाउंडेड रीजन है वहां, तो हम वैसे ही कह देते हैं कि ये हमारे पास का काम नहीं। ये एलपी मॉडल ही पुअर एलपी मॉडल है, राइट। और कोई चांस अभी भी क्वेश्चन वो नहीं आया आपकी तरफ से जो आगे स्पेशल केस बन गए। स्ट्रेट लाइन ये वाली ऐसे आगे कौन से दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे जी के, ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। जी का स्लोप ऐसे हो सकता है, ये वाला, आप स्लोप नीचे लेके आओगे तो पूरी लाइन को ओवरलैप कर देगा। ये एक ये केस है, और दूसरा केस है कि कॉर्नर आएगा। दो केसेस ही हो सकते हैं। और देखिए, जैसे ही आप इस पैरेलल के अलावा कोई होगा, कोई ना कोई कॉर्नर तो बन जाएगा ना, एक ही बनेगा। और अगर फर्स्ट करें आगे नीचे कोई दो डॉट है, उनकी लाइन उनके ऊपर ओवरलैप, मतलब लास्ट लेवल पे जब एग्जिट लेंगे उस आप शेडेड रीजन से, उस वक्त अगर वो या तो लाइन पे ओवरलैप हो जाएगा दो पॉइंट्स के अंदर, या थोड़ा सा स्लोप ऐसे होगा कि एक कॉर्नर को टच करके। थर्ड केस नहीं। अब इसका आंसर क्या है? मेरे पास 7 मिनट्स हैं और मैं अभी इसको एड्रेस करूंगा, और ये एक अच्छा यानी यहाँ पे ना ओआर टीम एक डिसीजन भी लेगी बहुत जबरदस्त। आप बताएं हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा अगर लाइन ओवरलैप करते? पूरी लाइन। वेरी गुड। आपका सीजीपीए क्या, मुझे वैसे पूछना। 3.44। इनकी तरफ से अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि पूरी लाइन ही, देखिए उस केस में एक पॉइंट है लास्ट पे, सिंगल आंसर है कि वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अगर लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जाएं तो उस लाइन को और इंप्रूव, जी को और इंप्रूव करना है, तो बाहर निकलेंगे तो वो रीजन छोड़ देगी, वापस आएंगे तो फर्स्ट टाइम वही लाइन के ऊपर टच होगा। इट मींस एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और सारे के सारे उन सब की जी वैल्यू क्या होगी? वो जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उसकी जी वैल्यू जब हम ले चुके हो तो एक पर्टिकुलर जी होगी जो उसके ऊपर आई है ना। फर्ज करें 400 है जी, तो जो लाइन की 400 है वही ओवरलैप की है ना। 400 से 350 लेके आए तो रीजन छोड़ देगी, थोड़ा सा और ऊपर लेके जाए तो इंप्रूव्ड वर्जन नहीं होगा। तो वो जो जी आपकी निकली है, जी एक होगी 1,
लेकिन सॉल्यूशन पेयर्स इनफाइनाइट, तो ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमा कहते हैं ये, और उसमें क्या होते हैं, मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, अगर एक सॉल्यूशन मिले, एक कॉर्नर पॉइंट ऑप्टिमल है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिले, दोनों में से कौन सा मॉडल ज्यादा बेस्ट है? ये फर्दर क्वेश्चन। एक सिंगल सॉल्यूशन ऑप्टिमल मिल रहा है और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, जी तो एक फिक्स है ना उसकी भी इसकी। इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस वाला मॉडल आपके लिए एडवांटेज किसको जाता है? रीजन इन, अब देखें, फर्ज करें ये तो कॉस्ट का प्रॉब्लम है ना, अगर प्रॉफिट का होता, जरा नोट कीजिएगा ये, अगर प्रॉफिट का प्रॉब्लम होता और 400 जी निकलती तो प्रॉफिट तो फिक्स था, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे। ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होती हैं प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, कि X1 प्रोडक्ट है, X2 प्रोडक्ट, उस कंपनी को, इस इंडस्ट्री को इनफाइनाइट डिसीजंस मिल रहे हैं कि प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 को किस रेशियो में बनाना है। यानी वो कह सकते हैं अगर एक प्रोडक्ट 3 है और दूसरी 4, ये आंसर मिला है, तो उनके पास और भी आंसर्स हैं उसी सेम प्रॉफिट के 3 और 9, 4 और 5, एक प्रोडक्ट को बनाए दूसरी को ना बनाए। इनफाइनाइट ऑप्शंस उस कंपनी के पास है मैन्युफैक्चरिंग की। तो मॉडल उनको क्या सजेस्ट कर रहा है कि वो तमाम सॉल्यूशन पेयर्स जो प्रोडक्ट्स, वो हर पेयर एक गाइडलाइन है ना कंपनी के लिए कि इस प्रोडक्ट को इतना मैन्युफैक्चर करे। तो इनफाइनाइट ऑप्शंस तो आ गई और प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, वो तो फिक्स है क्योंकि उस लाइन के ऊपर फिक्स्ड है। तो जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है उसको एडवांटेज आता है सिंगल पॉइंट, कि कंपनी अपनी मर्जी से उसी सेम 400 प्रॉफिट को मेंटेन रखे जो ऑप्टिमल है, मैक्सिमम ले सकती है, और उसके पास सॉल्यूशंस के कितने पॉसिबिलिटीज हैं। सॉल्यूशन क्या है? जो मैन्युफैक्चरिंग कितनी करनी है, इनफाइनाइट ऑप्शंस विद सेम प्रॉफिट। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये एक स्पेशल केस था जो अभी इधर ही एड्रेस हो गया, और आपको आगे जब मैं स्पेशल केसेस बताऊंगा तो उसमें कुछ चीजें और ऐड करूंगा। यानी सबसे मेरा अगर बेस्ट क्वेश्चन होता है वो मैं केस ही वो देता होता हूँ जो अल्टरनेटिव ऑप्टिमा है, कि ओवरलैप वाला, और एक उसमें ऐड करूंगा हम स्पेशल केसेस जब एड्रेस, तो 2 स्पेशल केस आज ही एड्रेस हो गए, एक अनबाउंडेड वाला और दूसरा कि अगर लाइन ओवरलैप कर। आई थिंक अंडरस्टैंडिंग हुई। कोई और स्टूडेंट तो नहीं जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, दूसरे स्टूडेंट्स भी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, कोई इशू तो नहीं? फिर भी कुछ शाय स्टूडेंट्स होते हैं वो काउंसलिंग आवर्स में आके पूछ सकते हैं। 42 ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। इट मींस नेक्स्ट क्लास में ग्राफ बना लें या असाइनमेंट दे दें, दोनों में से कौन सी ऑप्शन